आज सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। अमेरिका और ईरान डील के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तबाही के दहाने से बचाया है और एक जबरदस्त किरदार अदा किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक विक्ट्री को क्या स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पर पाकिस्तान को काम करना चाहिए, जिससे इस पूरे खित्ते की किस्मत बदल सकती है। ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी बल्कि रीजन की इकोनॉमी। हम देखेंगे उन पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को जो इस डील के बाद अनलॉक हो सकती हैं अगर पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में आगे बढ़े और पहले की तरह गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि अभी हम जो देखने जा रहे हैं उसमें कुछ पास्ट के लेसन्स भी हैं कि इसी तरह के मौकों पर पाकिस्तान ने लाइमलाइट तो हासिल की लेकिन इंटरनली अपने आप को बर्बाद किया। तो क्या इस बार पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को मटेरियलाइज कर सकता है, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन्स में कन्वर्ट कर सकता है? आइए जानते हैं। अमेरिका और ईरान की पीस डील और इस्लामाबाद अकॉर्ड्स की इन पूरी डेवलपमेंट्स के दौरान हमने ये तो देखा है कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट हुआ है और इस वक्त भी दुनिया के बहुत से लीडर्स पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ग्लोबल मीडिया पर नज़र दौड़ाएं तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है और वो लिख रहे हैं कि वही पाकिस्तान जिसको कुछ अर्सा पहले नज़रअंदाज किया जा रहा था अब ग्लोबली सेंटर स्टेज पर आ चुका है और एक पीस मेकर के तौर पर पहचाना जा रहा है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कौमों की तारीख में छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो कि बाद में बड़ी डेवलपमेंट्स का सबब बनते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तान पर एक बैड टैग लगा हुआ था और इसमें बहुत सा भारतीय प्रोपेगेंडा भी था, पाकिस्तान ने उस स्टेज को अबूर किया है और एक पीस मेकर के तौर पर इमर्ज हुआ है। और दुनिया भर के लीडर्स इस वक्त पाकिस्तानी लीडरशिप से बात कर रहे हैं, कुछ विजिट कर रहे हैं, कुछ टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम अमरीकी इंतजामिया की बात करें तो उनके यहाँ भी पाकिस्तान का नाम बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिया जाता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सबकी वो तारीफ कर रहे हैं, खुद अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि भारत और इजराइल कोने में खड़े रो रहे हैं क्योंकि उनको कोई स्पेस नहीं मिली। इजराइल तो ये कह रहा है कि हमें शामिल किए बगैर ये सब कुछ किया गया और हम पर मुसल्लत की जा रही हैं चीज़ें। और भारत हैरान परेशान है कि हमने इतने साल जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान तो हमें चकमा दे गया। और ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के मीडिया पर इस वक्त पॉजिटिवली इमर्ज हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्या स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ। आइए नज़र डालते हैं। जब ये पीस प्रोसेस शुरू हो रहा था तो उस वक्त हमने अप्रैल में पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत को बयान किया था कि किस तरह कुछ अरसे बाद ग्लोबल पावर्स को पाकिस्तान की याद आ जाती है। चाहे 1971 में चाइना के साथ मुज़ाकरात करवाने हो अमेरिका से, 1988 में सोवियत वॉर के बाद जिनेवा अकॉर्ड्स हों, 2020 का पीस प्रोसेस हो तालिबान के साथ, या फिर ईरान के साथ बातचीत हो, पाकिस्तान ने हर बार इन सुपर पावर्स स्पेशली अमेरिका बादर की मदद की है और इसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज पाकिस्तान की लोकेशन का रहा है। चाइना से क्यों अमेरिका बातचीत करने आया पाकिस्तान के पास? क्योंकि हम चाइना के हमसाए थे। अफगानिस्तान की दफा अमेरिका क्यों आया? क्योंकि हम अफगानिस्तान के हमसाए थे। और इस बार भी अमेरिका इसलिए आया क्योंकि हम ईरान के हमसाए थे। तो ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है क्योंकि इंटरेस्टिंगली अमेरिका के जितने भी दुश्मनान रहे हैं वो पाकिस्तान के हमसायों में ही हैं। लेकिन अगर हम पास्ट के पैटर्न्स को देखें तो जब जब पाकिस्तान ने ये मुज़ाकरात करवाए हैं या मीडिएशन एफर्ट्स में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा है, उसके बाद पाकिस्तान को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान उसको स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं कर सका। 1971 जुलाई में पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर की मुलाकात करवाई चाइनीज़ से और उसके 6 महीने बाद ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। 1988 में जिनेवा अकॉर्ड्स में पाकिस्तान बैठा, सोवियत यूनियन का इनखलाफ फाइनलाइज हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में मिलिटेंसी की एक नई लहर आई। 2020 में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद हासिल की, पाकिस्तान को फ़ोन कॉल्स की, पाकिस्तान ने एक सेफ पैसेज दिया इन सारे ममालिक को। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में हमने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जो अभी तक जारी है। और आज है 2026 और बहुत से पाकिस्तानी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने एक
ज़बरदस्त काम किया है, ग्लोबल पीस मेकर बने हैं और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर है, ग्लोबल मीडिया पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब जब हमने पास्ट में मीडिएशन एफर्ट्स करवाई हैं हमारे साथ कोई ख़ास अच्छा नहीं हुआ। अब इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। इसमें एक तो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को ब्लेम बनता है कि उन्होंने अमेरिका के लिए तो हमेशा बढ़ चढ़ कर काम किया है लेकिन पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट को सर्व नहीं किया। ईरान और यूएस के दरमियान जो मीडिएशन का किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, उससे एक तो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को एक डायरेक्ट बेनिफिट है कि जी ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगी, यानी जिंदगी रूटीन पर आ जाएगी। स्पेशल क्या होगा? अब दूसरे ग्लोबल पीस मेकर्स पर नजर दौड़ाएं तो एक नाम कतर का आता है जहन में, और कतर ने अपने इस मीडिएशन के किरदार को जेन्युइनली अपनी डिप्लोमेटिक सक्सेस में इस्तेमाल किया है, अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवरेज को बढ़ाया है। इसकी एक एग्जांपल है जिस तरह कतर ने 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने मुल्क में मुनक्किद करवाया। कतर के पास भी कई लेवरेजेस हैं, वो दुनिया के सेंटर के करीब लाया करता है, जहां से डिफरेंट साइड्स के अगर मीडिएटर्स हों तो उनको वो जगह करीब पड़ती है या कम से कम ज्यादा दूर नहीं पड़ती। जिस तरह पाकिस्तान बहुत दूर पड़ता है अमेरिकन को, और अमेरिकन ये अक्सर कह भी चुके हैं। तो कतर के पास ये लेवरेज है, कतर की डिप्लोमेसी, उनका इकोनॉमिक लेवरेज, उनके पास जो गैस है, और फिर उसको वो जबरदस्त तरीके से नेविगेट करते हैं और अपने मुल्क के लोगों को फायदा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस ग्लोबल पीस एफर्ट से पाकिस्तान कतर की उस अप्रोच को रेप्लिकेट करेगा और ऐसे डिसीजंस लेगा कि उस पॉजिटिव इमेज को लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करे। और कतर ने एक परमानेंट रेपुटेशन कमाई है पूरी दुनिया में, चाहे उसने जब बात करवाई है तालिबान की अमेरिका से या फिर इस प्रोसेस में भी। अब यहाँ पाकिस्तान ने एक ग्लोबल पीस मेकर का स्टेटस तो हासिल कर लिया है, इसको इकोनॉमिक विक्ट्री में बदलने के लिए जरूरी है पाकिस्तान के अपने हालात और अपनी पॉलिसीज कि पाकिस्तान उनको किस तरह देखता है। जो पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं बलोचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, केपी में और इवन सिंध और पंजाब में भी, इनको अच्छे तरीके से वो एड्रेस करता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम कहते हैं कि इंटरनल ग्रोथ आपकी डिपेंड करती है आपकी अपनी पॉलिसीज पर। चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब आपके मसाइल हल नहीं कर सकते, वो आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जीएसपी प्लस स्टेटस की बात करें, यूरोप ने आपको एक लेवरेज दिया हुआ है, तो इस तरह की चीजें आपको वहां से मिल सकती हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स का एक मोमेंटम मेंटेन रह सकता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो आपने खुद करना है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो है ईरान का। ईरान का क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान पर सैंक्शंस में नरमी किस हद तक की जाएगी, और अगर ईरान पर सैंक्शंस में नरमी हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। पाकिस्तान अपनी ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है और पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट उसको एक नई जान मिल सकती है। जो 2013 में जरदारी साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया था उस वक्त के प्रेसिडेंट अहमदी याद के साथ, उसके बाद उस पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। ईरान ने बड़ा प्रेशर डाला है आप पर। रईसी की जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान को कह रही थी कि हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे क्योंकि आप अपनी साइड का काम नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान वो काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि पाकिस्तान जब भी वो काम शुरू करने लगता है या जब भी कोई बात करता है तो फौरन अमेरिका से स्टेटमेंट आ जाती है कि आप पर सैंक्शंस लग जाएंगी अगर आप सैंक्शनड एंटिटी के साथ ट्रेड करोगे। आपको याद है डोनाल्ड लू ने फौरन धमकी लगाई थी, ये जब बाइडेन की हुकूमत थी, जब पाकिस्तान भी अक्सर टेस्ट करता है कि जी अमेरिका की जानिब से क्या स्टेटमेंट आएगी। तो पाकिस्तान ने टेस्ट किया, पाकिस्तान ने कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हो रहा है, ये 2023-24 की बात है। तो फौरन अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट आ गई। और अब की भी बात करें तो अब भी पाकिस्तान के कुछ लॉ मेकर्स की जानिब से ये बयान आया है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन रिवाइव हो सकती है। तो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स के लिए ये एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हमें कुछ उम्मीद तो नजर आ रही है, जैसा कि अमेरिका की जानिब से कुछ इशारे मिले हैं कि ईरान के मुंजमिन असासों को रिलीज किया जाएगा। अगर बात ईरान के मुंजमिन असासों को रिलीज करने तक आ गई है तो ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उन पर भी नरमी हो सकती है। और पाकिस्तान ने ये जो इतना बड़ा मीडिएशन का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान रिवॉर्ड का भी मुस्तहिक है। तो हम अमेरिका से ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पर एक एग्जेम्पशन दी जाए और पाकिस्तान ईरान से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर सके। क्योंकि आपको याद होगा जब भारत के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे तो भारत को भी थोड़ी सी छूट मिली थी, ज्यादा छूट नहीं मिली थी। भारत को चाबहार पोर्ट के हवाले से अमेरिका ने एग्जेम्पशन दी थी और थोड़ा सा ऑयल इंपोर्ट करने की इजाजत जो बाद में अमेरिका ने खत्म कर दी। लेकिन इस तरह की कोई सेटलमेंट पाकिस्तान के साथ हो सकती है।
अगर ईरान पर सैंक्शन में नरमी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर ईरान पर सैंक्शन में नरमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ईरान खुद कह रहा है कि हमारी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं अब हम उनको बढ़ाने का इरादा रखते हैं। रईसी के दौर में उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर की थी अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स को, और उसके बाद जब ये देखा इजराइल ने कि ये किस तरह प्रॉफिट्स बना रहे हैं ऑयल को बेचकर, रशिया को बेच रहे हैं, कुछ सेंट्रल एशिया, थोड़ा बहुत तुर्की, थोड़ा बहुत पाकिस्तान, चाइना को बहुत बड़ी मिकदार में ये बेच रहे हैं, तो इन्होंने वहां से ही ईरान को वीक करने का फैसला किया था। तो इसलिए इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल की हालत पतली हुई है कि ईरान अपने आप को एक बार फिर एम्बोल्डन करने जा रहे हैं। ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर तो दिखा दी है, लेकिन अब उसको वो भी इकोनॉमिक पावर में मटीरियलाइज करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक गेन्स हासिल करना चाह रहे हैं। और ये ईरान के अंदर बड़ी जबरदस्त अप्रोच है कि जहां उनको मौका मिलता है वो ये करते हैं। बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनकी जरूरियात बहुत ज्यादा होती है और वो फौरन इधर उधर देखते हैं। जैसे भारत की बात करें तो उनके यहाँ भी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड है, वो सिर्फ एक जगह से नहीं लेते पाकिस्तान की तरह, वो रूस से भी लेते हैं, ईरान से भी लेते हैं, अरब ममालिक से भी लेते हैं। पाकिस्तान का सारा सिस्टम ऐसा है, हमारी जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज हैं वो सिर्फ अरबों के ऑयल को रिफाइन कर सकती हैं। इसलिए हम अक्सर सुनते हैं कि ईरान का जो स्मगल्ड शुदा तेल आता है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, और हम रशिया का भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, सैंक्शंस का भी खतरा है। दूसरा, उसकी रिफाइनिंग पाकिस्तान को महंगी पड़ती है, जबकि इंडिया ने डाइवर्स रेंज की रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज इस्टेब्लिश कर ली हुई है। ये इंडिया को एज है, और इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही, पिछले 4 साल से 3% तक बढ़ी हैं, और पाकिस्तान में ये 164% तक बढ़ चुकी हैं पिछले 2-3 सालों में। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, महज वही पाकिस्तान के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ पूरे स्ट्रक्चर्स को ठीक नहीं करेगा, सिस्टम को ठीक नहीं करेगा। पाकिस्तान इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो उठा सकता है, अपने इमेज में बेहतरी को एंजॉय कर सकता है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजीद बेहतर कर सकता है, लेकिन कब तक वो लोगों की वेलबींग में ट्रांसलेट होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान की पॉलिसीज पर। लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस की नरमी पाकिस्तान के लिए ऑयल एंड गैस के हवाले से ज्यादा ऑप्शंस पैदा कर सकती है, और पाकिस्तान यहां सस्ता ऑयल सिक्योर कर सकता है। ना सिर्फ सस्ता ऑयल बल्कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के जरिए सस्ती गैस भी। लेकिन उसके लिए देखना होगा अमेरिकन बिहेवियर को, क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली हुकूमतें अमेरिका को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेती। चाहे वो देख रही हो कि अमेरिका किसी भी पोजीशन में हो, अमेरिका को वो नाराज नहीं करते। और जब अमेरिका ने धमकी लगाई थी कि आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन को परसू नहीं कर सकते, उन्होंने साथ ही ऑफर की थी कि आप हमारी ऑयल एंड गैस खरीदो। और पिछले साल जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, उसमें हम बड़ी मिकदार में अमेरिकन ऑयल बाय कर रहे हैं, यानी इतनी दूर से ऑयल मंगवा रहे हैं। लेकिन ईरान जो आपका हमसाया मुल्क है उससे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते सैंक्शंस की वजह से। यहां देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के रवैये को। डोनाल्ड ट्रंप की अगर अप्रोच की बात करें तो उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि पाकिस्तान और ईरान आपस में ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अक्सर अपनी ये अप्रोच दिखाई हुई है अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। उनकी वैसे भी यही अप्रोच है कि अपने रीजन पर ज्यादा फोकस करना है। वो तो डिफरेंट लॉबीज हैं जो उनको घसीट कर इधर ले आती हैं। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड बढ़ सकती है, और पाकिस्तान और ईरान ने डिफरेंट बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी ट्रेड बढ़ाने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं पिछले कई सालों में, वो भी मटीरियलाइज हो सकते हैं। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान को तिजारत करने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस जरूर मिले। पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में मिडल ईस्ट और ईरान जंग के हवाले से जो अपना किरदार अदा किया है, बढ़ चढ़ कर इस रीजन में इन्वॉल्व हुआ है, इसके कुछ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो मिले हैं, जैसा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट। जब यूएई ने पाकिस्तान से पैसे मांगे तो बदले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डॉलर्स दिए, 3.5 बिलियन डॉलर्स, ताकि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सिचुएशन खराब ना हो। उसके बदले पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी मिलिट्री का एक दस्ता भेजा और कुछ फाइटर जेट्स। तो ये डील पाकिस्तान और सऊदी अरब की हमें नजर आती है, जहां पर एक एंटिटी को दूसरे से सिक्योरिटी वाइज फायदा होता है और दूसरे को इकोनॉमिकली। और इस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है पिछले 1 साल में, चाहे गजा पीस प्रोसेस हो, गजा बोर्ड ऑफ पीस हो, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स हो, या फिर ईरान की मीडिएशन, पाकिस्तान को यहाँ अमेरिका की वजह से काफी ज्यादा स्पेस मिली है। और हमने एक वीडियो में डिस्कस
डिस्कस किया था कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो डिफरेंसेस बढ़े हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी एंटिटीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं इजराइल पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, अपने कैंप में उनको अपने साथ रखते हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है ताकि इजराइल को चेक में रखा जाए। और इस वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान का वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में किरदार बढ़ा है। और इसका एक और फायदा पाकिस्तान को ये हुआ है कि हमारे तुर्की और सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस रिलेटेड ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए हैं और यहाँ पर एक नई ग्रुपिंग सामने आ रही है, एक नया क्वाड वेस्ट एशिया में, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट, जिसकी वजह से इनकी जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वो बेहतर होती हैं इन सारे ममालिक की। और डिफरेंट होस्टाइल एक्टर्स के मुकाबले में अपनी पोजीशन इनकी बेहतर होती है, चाहे इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सिचुएशन हो या फिर इजराइल के मुकाबले में तुर्की की सिचुएशन हो। और वही बात कि इन सारी डेवलपमेंट से ट्रंप को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारा जो दोस्त था पुराना एलाय इजराइल, जो चीज़ें मिडल ईस्ट में हो रही हैं वो इजराइल के हक में नहीं जा रही, लेकिन ट्रंप को कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान को एक फ़ायदा ये भी होगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अमेरिका के साथ एक फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट भी मेंटेन रहेगा और IMF के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनमें भी ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। और आप कह सकते हैं कि GSP+ स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, जिसमें पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंशियल स्टेटस दिया जाता है, उन पर ड्यूटीज़ कम होती हैं या ज़ीरो होती हैं यूरोप में। और जिस तरह पाकिस्तान से इस वक्त पूरी दुनिया बातचीत कर रही है, पाकिस्तान वेस्टर्न मार्केट्स में बेहतर एक्सेस हासिल कर सकता है। जो पिछले दिनों हमने यूरोपियन कमीशन की एक टॉप ऑफिशियल का विजिट देखा है पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान यूरोप पूरे में अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकता है। वेस्टर्न और यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वो डेफिनेटली भारत के साथ ट्रेड को ज़्यादा इंजॉय करती हैं, क्योंकि भारत की इकॉनमी का साइज भी बड़ा है और उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में है और उनकी जो डील्स होती हैं भारत के साथ वो ज़्यादा पायदार होती हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी मिलिट्री पावर को असर्ट किया और अब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है। तो डेफिनेटली ये दोनों डेवलपमेंट्स कंबाइन होकर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में इजाफा करती हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान ने यहाँ अमेरिका की ज़बरदस्त तरीके से मदद की है, पाकिस्तान को अमेरिका से मसला कश्मीर के हवाले से भी बातचीत करनी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को तो उठा ही सकता है, जिसको भारत ने सस्पेंड कर दिया है और पाकिस्तान के पानी रोक रहा है वो, जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो क्या पाकिस्तान इस पर कोई लॉबिंग नहीं कर सकता? पाकिस्तान अपने लिए भी, पाकिस्तान को चाहिए अपने लिए भी एफर्ट करे कि जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये पानी का बंद होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है, फूड क्राइसिस पैदा कर सकता है। अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन का पानी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को इस मामले को उठाना चाहिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि ये जो सारे इकोनॉमिक लेवरेजेस हैं, जो स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं, क्या करंट लीडरशिप इन अपॉर्चुनिटीज को लॉन्ग टर्म गेन्स में कन्वर्ट कर सकती है कि नहीं? जब तक पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती, पाकिस्तान को बहुत कम फायदा हासिल होगा। एक एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सिस्टम टेम्पररी फील गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बड़ा जबरदस्त है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन नहीं रख पाता। उसके लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स, प्रो पीपल पॉलिसीज और रूलिंग एलीट की शाह खर्चियों में कमी। आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान की इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है वो कितनी ज्यादा ऊपर जा चुकी है, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ये 6 साल के मुकाबले में अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। लेकिन PSDP बजट की बात करें, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो अवाम पर पैसा लगना होता है, उसके बढ़ने की शरह 20 से 30% है। कहाँ 170%, यानी डबल से भी ज्यादा इजाफा टैक्सेस में। और लोगों पर पैसा किस स्पीड से खर्च किया जा रहा है, और जो PSDP भी होता है वो भी करप्शन की नजर हो जाता है, और जो एलोकेट किया जाता है वो पूरा लगता भी नहीं है अवाम पर। और ईरान के साथ अगर ट्रेड खुल जाती है तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे रीजन की जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। चाइना और रशिया की जो ख्वाहिश है कि एग्जिस्टिंग और न्यू ट्रेड रूट्स को इस्टेब्लिश किया जाए वो पूरा हो सकता है SCO, ब्रिक्स, BRI के तहत। लेकिन अगर ये ख्वाब पूरा हो जाता है तो अगेन ये कुछ वेस्टर्न होस्टाइल एक्टर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी, जैसा कि अमेरिका में बैठे हॉक्स या फिर इवन यूरोपियन कैपिटल्स में बैठे हॉक्स, जो ऊपर से तो बहुत अच्छे नजर आते हैं लेकिन अंदर उनके अपने एजेंडाज होते हैं, क्योंकि उनकी एक कांस्टेंट टसल है इस एशियन ग्रुपिंग के साथ, ईस्टर्न अलायंस के साथ वेस्टर्न अलायंस की। और ईस्टर्न अलायंस अब अपने आप को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाइना
चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, इसमें से कुछ ममालिक हैं जो दोनों साइड से बनाकर रखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि इंडिया है। लेकिन लार्जली इसमें सबको समझ आ रहा है कि हमारा फ्यूचर खित्ते से ही जुड़ा हुआ है। रीजनल कनेक्टिविटी में आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। तो अगर ईरान पर सैंक्शंस के हवाले से नरमी होती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस रीजन को। और अगेन, ये उन होस्टाइल एक्टर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। तो समझ यही लगती है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो ज़रूर मिला है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, भारत का प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तब मिलेंगे अगर इस रीजन की कनेक्टिविटी मज़ीद बेहतर होती है, ईरान पर से सैंक्शंस नरम होती हैं, पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड बढ़ती है और पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम के अंदर वो दुरुस्त की जाती हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान इसको किस हद तक मटेरियलाइज कर पाएगा। क्या ये एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान का इमेज ही इंप्रूव हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे? क्या आप ईरान पर सैंक्शंस में नरमी देख रहे हैं और इससे क्या पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड में इजाफा होगा, या इससे दूसरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जन्म ले सकती हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, या फिर सऊदीज भी नाराज हो सकते हैं? तो आप क्या इस हवाले से समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं, और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते, बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।